हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, कल हम लोग देख रहे थे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कल का जो टॉपिक हम लोग देखे थे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, याद कीजिए, हम इसमें आपको बताए थे एक फॉर्मूला, पाई इक्वल टू क्या था, सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या था, सी आर टी। और बाद में हम लोग क्या किए थे कि लिखे थे पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, या फिर चाहे तो हम कह सकते हैं पाई भी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? जहां पे पाई क्या था, याद करो, इसको हम लोग बोले थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। भी क्या था, वॉल्यूम था। एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। आर जो था वो क्या था, गैस कांस्टेंट था। और टी क्या था, टेम्परेचर। हम आपको बताए थे कि आर यहां पे जनरली जो आप वैल्यू होगा 0.08 वाला रखोगे, ताकि ये आर का जो वैल्यू हो, हमको 0.08 रखने से क्या फायदा होगा कि ये यहां पे हमको लीटर और एटीएम आएगा। उसके यूनिट जब 0.08 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे लीटर मिलता है और एटीएम मिलता है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को फिर हम लोग लीटर में रखेंगे और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आएगा, एटीएम में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, एक बताए थे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बताए थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम बताए थे कि दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग बताए थे कि दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसको कहेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। क्लियर है? आज का जो टॉपिक हम लोग दो चीज आज के क्लास में कवर करेंगे, एक हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। एक क्या देखेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और दूसरा देखेंगे हम लोग फैक्टर, एक होगा डिसोसिएशन कैसे होगा उसको देखेंगे। इसी में इलेक्ट्रोलाइट को लेके आएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आपके लिए नया टर्म होगा, शायद बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे
आरओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अच्छा वही आरओ की बात तो नहीं कर रहे हैं जो आपके घर में लगा हुआ है, आपके स्कूल में लगा हुआ है। आरओ फिल्टर जो लगा हुआ है वही है रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्चुअली एक फेनोमेना है रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसी पे बेस्ड है वो मशीन, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, आरओ। अगर सबसे पहले अगर कोई पूछे कि रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, तो हम कहेंगे कुछ नहीं है सर, ऑस्मोसिस का रिवर्स कर दे, ऑस्मोसिस का जो उल्टा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। पहला चीज तो ये लिख सकते हैं कि इट इज रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, इट इज अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो उल्टा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले तो हम लोग यही कह सकते हैं कि इट इज ऑपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस, अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। कोई पूछे कि आरओ क्या है, तो एक लाइन में उसका जवाब दे सकते हैं हम कि सर ये ऑस्मोसिस का उल्टा है। ऑस्मोसिस का जो अपोजिट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक्चुअली इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है, एक बार फिर से हम लोग ऑस्मोसिस की ओर चलते हैं। अगर एक बार आप ऑस्मोसिस समझ रहे हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस बड़ी आसान से समझ में आ जाएगा। हम लोग करते क्या है कि एक इस ढंग का बर्तन लिए है और यहां पे हम लोग क्या किए हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। क्या लगाए हैं बाबू, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो SPM। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो बना होता है यहाँ पे सेल्यूलोज एसीटेट का। ये जो आरओ जो में जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज एसीटेट का। हम बताए थे आपको जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए होंगे कि मोस्टली यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर कोई है तो क्या है, सेल्यूलोज एसिड। अब हम लोग क्या किए हैं कि इधर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन को रखा और इधर हम लोग कॉन्क सॉल्यूशन। क्लियर है? कॉन्क कहने का मतलब क्या है कि इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और डाइल्यूट कहने का मतलब यह है कि इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो नॉर्मली क्या होगा कि देखोगे कि सॉल्वेंट का फ्लो ये होगा, दिस इज द फ्लो ऑफ, बोलोगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फ्लो ऑस्मोसिस में किधर से किधर होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क। डाइल्यूट पार्ट से किधर जाता है, कंसंट्रेटेड पार्ट की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इधर का प्रेशर ज्यादा और इधर का प्रेशर क्या है, कम। और ये जो प्रेशर डिफरेंस था इसी को हम लोग क्या बोले थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें, देखो ये फेनोमेना है, दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि डाइल्यूट से सॉल्वेंट जो है किधर जाता है, कंसंट्रेटेड की ओर। डाइल्यूट पार्ट से जो सॉल्वेंट है वो किधर जाएगा, कंसंट्रेटेड की ओर। अगर ये हो रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नेचुरल फिनोमेना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे मैंने एक क्या किया है बाबू, पिस्टन लगा दिया है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर मैंने क्या किया है, पिस्टन लगा दिया, दिस इज पिस्टन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को यहां से पुश करना शुरू कर रहे हैं। पिस्टन को क्या कर रहे हैं, पुश कर। अब पिस्टन को दबाएंगे तो दबाने के बाद क्या होगा, इधर का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, इधर तो प्रेशर कांस्टेंट है।
ऑब्वियस, एकदम ये चीज क्लियर है कि शुरू में यहां पे प्रेशर क्या था, ज्यादा था, और यहां पे प्रेशर क्या था, कम था, इसीलिए सॉल्वेंट हाई प्रेशर टू किधर जा रहा था, लो प्रेशर। लेकिन जैसे आप इसको दबाना शुरू करोगे, दबाने के बाद क्या होगा कि इधर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इधर का प्रेशर धीरे धीरे क्या होना होगा, कंसंट्रेटेड पार्ट का प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ते 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 एक समय ऐसा हुआ कि इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। अब दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया, उस समय ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अब हम लोग क्या किए कि और प्रेशर को बढ़ाए और इस पिस्टन को दबाए, तो एक समय अब क्या होगा कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब पिस्टन को दबा रहे हैं तो इधर का प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये जो है सो बना हुआ है। लेकिन इसको जब हम दबाना शुरू कर रहे हैं तो इसका शुरू में प्रेशर इक्वल हुआ, और इक्वल के बाद एक समय क्या होगा कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेटेड पार्ट है उधर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और जैसे कंसंट्रेटेड पार्ट का प्रेशर ज्यादा होगा, तुरंत सॉल्वेंट क्या होगा, इधर से इधर फ्लो कर। दिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? कल तक क्या होता था ऑस्मोसिस में कि डाइल्यूट पार्ट से कंसंट्रेटेड पार्ट की ओर सॉल्वेंट मूव करता था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ऐड किया प्रेशर, किधर, कंसंट्रेटेड पार्ट की ओर। और कंसंट्रेटेड पार्ट की ओर जब प्रेशर ऐड किया तो इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब सॉल्वेंट इधर से क्या होने लगा, इधर बहने लगा। दिस इज कंसंट्रेटेड पार्ट टू, बोलोगे, डाइल्यूट पार्ट। और यहां जो है, जो अशुद्धि घुला हुआ था पानी में, हम एज्यूम करते हैं, अब थोड़ा और समझते हैं। यहां पे मैंने सेलाइन वाटर लिया था, सेलाइन, सेलाइन, और यहां पे मैंने लिया था टैप वाटर या स्वीट वाटर, भैया मीठा पानी, जो घर में आपके घर में यूज करते हैं, मीठा पानी बोलते हैं, समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में आपको पता है कि नमक घुला होता है बहुत ज्यादा, और सारे सॉल्ट घुले होते हैं, जितने भी ग्रुप 17 का सॉल्ट है सब वहां पे मिल जाएंगे। तो ये अब क्या हुआ, देखो, ये जब अपोजिट हुआ तो जो यहाँ पे सॉल्ट वगैरह घुला हुआ था, सॉल्ट वगैरह क्या पास कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा। क्यों नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। मतलब इधर आपको जो है जितना अशुद्धि है सब यहीं पे रह जाएगा, और यहां से क्या होगा, आपको कैसा मिल जाएगा, प्योर वाटर ग्लास लगा के पीजिए। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब फिर से समझते हैं कि सर इसका नाम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों पड़ा, पहला क्वेश्चन पे। तो इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्मोसिस का अपोजिट है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो डाइल्यूट पार्ट टू कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, और यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए हैं कंसंट्रेटेड पार्ट की ओर, तब अब जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट कंसंट्रेटेड टू किधर हो गया, डाइल्यूट। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहां पे होगा। तो सर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द कोस्टल कंट्रीज यूजेज आरओ फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर। जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, आप भारत में चले जाओ, चाइना, सॉरी चेन्नई, अभी कुछ दिन पहले वहां पे रिपोर्ट आया था कि चेन्नई में ग्राउंड वाटर जीरो हो गया है, कुछ दिन पहले पेपर में हम देख रहे हैं। तब वहां के लोग पानी कहां से पिएंगे, जमीन के अंदर तो पानी साफ था सो है नहीं। अब उनके पास समुद्र नजदीक में, चेन्नई एकदम समुद्र किनारे है। अब वो क्या किए कि समुद्र वाला पानी यहाँ पे लाके डाल रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है,
और जैसे प्योर वाटर मिल रहा है जिसका सप्लाई हो रहा है। अब एक क्वेश्चन होगा सर, तो इतना चिंता की क्या बात है, समुद्र में तो पानी है, पानी है, तो पानी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे दो चीज बड़ी कॉस्टली है। पहला, ये जो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाए हैं ये बहुत कॉस्टली है। सेलुलोज एसीटेट का जो बना हुआ है ये कॉस्टली है, मतलब खर्च होगा। और साथ ही साथ ये प्रेशर मेंटेन करना, इसके लिए आपको पिस्टन चलाना होगा, ये भी एक क्या होगा, यूज। अगर आरओ का कोई पूछा जाए कि रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज कहाँ है डेली लाइफ में, तो हम लोग कह सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। आज के डेट में जो मोस्ट ऑफ द कोस्टल कंट्रीज जो है, कोस्टल कंट्रीज जैसे आप श्रीलंका कह सकते हो, खाड़ी देश जो जितने भी हैं, गल्फ कंट्रीज भी हम लोग बोलते हैं, वो सब देश पानी के जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी के लिए इसी पे डिपेंडेंट है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? ये क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग देखे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं। याद कीजिए हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, चार तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे आरएलवीपी। आरएलवीपी में क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहला। दूसरा देखें हम लोग, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एन। तीसरा क्या देखें, डेल टीएफ इज इक्वल टू एएफ इंटू एम। और लास्ट देखें हम लोग, पाई इक्वल टू पी आर। ये चार फॉर्मूला हम लोग देखे थे। फर्स्ट क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लेकिन देखो जितना भी क्वेश्चन हम किए उस सब क्वेश्चन में नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज कर रहे हैं। आप देखोगे जितना पूरा वीडियो देखोगे, जितना भी आपसे हम क्वेश्चन कराए होंगे, सब में सॉल्यूट के रूप में क्या लिए होंगे, ग्लूकोज लिए होंगे, शुगर लिए होंगे, यूरिया लिए होंगे, कभी नमक नहीं लिए। NaCl कभी भी हम लोग नहीं लिए थे। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि NaCl आखिर लेने से क्या होगा। हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों लेते थे, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे थे क्या ले रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, कि विच डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर। वैसे चीज जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अब ग्लूकोज ले लिए, C6H12O6, पानी में डालो, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, वही रहेगा C6H12O6। यूरिया ले लो, NH2CO NH2, पानी में डालो, पानी में डालने के बाद कुछ नहीं होगा, वही रहेगा NH2CONH2। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर ले, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, डिसोसिएटिंग वाटर।
वैसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद क्या हो जाए, एक, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे NaCl ले लेते हैं, NaCl को पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, Na++Cl। अगर हम लोग KCl ले लें, KCl क्या होगा पानी में डालने के बाद, ये भी डिसोसिएट कर जाएगा, K++Cl। CaCl2 ले लो, क्या होगा, पानी में डालेंगे तो ये भी टूट जाएगा, Ca2++2Cl। अब देखिए टूटने से क्या दिक्कत हो गया, अगर ये टूट जाएगा तो टूटने से क्या दिक्कत होगा। याद करो ये चारों जो हम लोग पढ़े थे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। कैसा प्रॉपर्टीज था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हम बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं बाबू, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। अब जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे तो सोचो ग्लूकोज तक क्या था कि हम डाल रहे थे 1 मोल और सॉल्वेंट में जाने के बाद भी कितना मोल था, 1 ही मोल था। यूरिया डाल रहे थे 1 मोल, पानी में जाने के बाद भी कितना मोल था, 1 ही मोल था। लेकिन अगर नमक आप 1 मोल डालोगे तो पानी में जाने के बाद कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। यहां इसको अगर 1 मोल डाल रहे हैं, ये भी पानी में जाने के बाद कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल। और ये अगर 1 मोल डालो तो पानी में जाने के बाद कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। अब आप सोचिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे डिपेंड करता है। और आप डाल रहे हो 1 मोल और वो काम कर रहा है 2 मोल का। यहां डाल रहे हैं 1 मोल, ये काम कर रहा है कितना मोल का, 3 मोल का। तो आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो दोनों सेम नहीं होगा। मैंने आपने जो कैलकुलेट किया कॉपी पे, इतना आना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वहां आ रहा है कुछ और। हमने कैलकुलेट किया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस, और वहां देख रहा है कि आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस। हमने किया कि यहां पे आना चाहिए 10 और यहां आ रहा है 20। तो ये गलती आना शुरू हो जाएगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे। और ये गलती जब आना शुरू हुआ, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भान टॉफ। इनका नाम क्या था बाबू, भान टॉफ। इसको इरेज करते हैं। वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए, भान टॉफ। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम कौन किए, भान टॉफ। और इसके लिए इनको केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज देखोगे भान टॉफ को मिला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला था तो किसको, भान टॉफ को मिला था। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मिला था कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दोनों डिफरेंस क्यों हो जा रहा है, अलग अलग क्यों। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक टर्म दिए, इसको हम लोग कहते हैं भान टॉफ फैक्टर, और इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। भान टॉफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई क्या है बाबू, याद रखना, भान टॉफ फैक्टर आई बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। इनिशियल नंबर ऑफ, अगर कोई पूछे कि भान टॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भान टॉफ फैक्टर कैलकुलेट हम लोग करते हैं कि टूटने या जुटने के बाद मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय शुरू में मोलों की संख्या। टूटने या जुटने के बाद मोलों की संख्या
मतलब टूटने के बाद कितना मोल हो गया, बहुत बार जुट भी जाता है तो जुड़ने के बाद कितना मोल हो गया बटा शुरू में कितना मोल था। जैसे एक नॉर्मल सा बात करें, हम NaCl की बात करें, शुरू में 1 मोल NaCl था, पानी में हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। एकदम नॉर्मल बता रहे हैं, ये 1 मोल था, टूटने के बाद कितना मोल हो गया, 1 मोल Na और 1 मोल Cl। तो टूटने के बाद 2 मोल, शुरू में कितना मोल था, 1 मोल, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। क्लियर? हाँ, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 100% टूट गया। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे CaCl2 है, इसको भी पानी में डाले तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, एगो Ca2 प्लस मिला कैल्शियम का आयन और 2 ठो क्लोरीन का आयन मिल गया। तो I इक्वल टू टूटने या जुटने के बाद 2 और 1 3, 2 और 1 3 बटा 1 बराबर कितना, 3। क्लियर है? आई क्या है तो समझ में आ रहा है, टूटने या जुटने के बाद कितना मोल हुआ बटा शुरू में कितना मोल था। या कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट से कितना आया बटे कैलकुलेटेड वैल्यू। भैया एक्सपेरिमेंट में तो यही चीज आएगा ना, 3 मोल ना कंसीडर करेगा। हम कैलकुलेट करते समय भले 1 मोल कर ले, लेकिन पानी में जाने के बाद कितना मोल हो गया, 3 मोल। दिस इज एक्सपेरिमेंटल और दिस इज कैलकुलेटेड। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बटा कैलकुलेटेड वैल्यू, या कह सकते हो टूटने या जुटने के बाद मोलों की संख्या बटा शुरू में मोलों की संख्या। ये हम आई निकाल के आपको दिखाए, सिंपली ऐसी आई निकालेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि 100% टूट। तब अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया कि जितने फार्मूला थे उन सब में गुना कर दो, किससे, आई से। आई से गुने आई गुने क्या चीज, अब आई लगा देने से क्या फायदा हो गया, सो देखो भैया, अगर कभी टूटा जूटा तब तो ठीक है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाय द वे ग्लूकोज ले ले, C6H12O6, ये पानी में डाले तो पानी में डालने के बाद एक ही मोल C6H12O6, तो शुरू में भी 1 मोल और बाद में भी 1 मोल, तो 1/I अगर निकालें तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से इसमें गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर टूटने जुटने वाला होगा तो ये अपना 2 मोल हो गया तो 2 से गुना हो जाएगा। तो ये जितने भी फार्मूला हैं उन सब में एक और टर्म हम लोग लगा लेंगे, क्या चीज, आई। और इस आई को हम लोग कहेंगे भांट हॉफ फैक्टर। आई को क्या कहेंगे बाबू, भांट हॉफ फैक्टर। और याद रखना आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग करते क्या है, टूटने या जुटने के बाद मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय शुरू में मोलों की संख्या। टूटने के बाद कितना मोल हुआ बटे शुरू में कितना मोल था, या जुटने के बाद कितना मोल हुआ बटे शुरू में कितना मोल था, या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब हम लोग आई को थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आई क्यों गुना किए सो तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो टूटने जुटने वाले नहीं हैं उनके लिए वही फॉर्मूला रह गया, क्योंकि आई का वैल्यू 1 हो गया और टूटने वाले के लिए आई का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखो आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसमें भांट हॉफ फैक्टर आई। भांट ऑफ फैक्टर है क्या, तो अभी तुरंत देखें। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि AB है, समझिएगा AB पानी में गया या कोई सॉल्वेंट में गया
और सॉल्वेंट में जाने के बाद दिया A++। अगर ये 100% टूट जाए, मतलब जितना है पूरा का पूरा टूट जाए, अगर 100 को लिए थे तो ये भी हमको 100 को मिल जाए और ये भी कितना मिल जाए 100 को, तो हम लोग कहेंगे कि 100% डिसोसिएट। 50 को लिए थे, यहां पे भी 50 को, यहां पे भी 50 को मिल जाए तो कह देंगे 100%। और ऐसे केस में आई अगर जरा निकाल लो भाई, तो 100 और 100 कितना 200 बटा शुरू में कितना 100 बराबर सब 2। लेकिन 100% बहुत कम चीज टूट, या यूं कह सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं करता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं करता है, कम करता है, 100% से कम डिसोसिएट। तो मान लेते हैं, अब हमको कहा, ये तो भाई 100% मान के चले थे, कहा कि नहीं सर इसका अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं कि 0.8। अल्फा का वैल्यू कितना है 0.8। अब ये अल्फा आपको बताता है कि कितना टूटा है। अगर 100% टूटा होता, पूरा का पूरा टूट गया होता, तो अल्फा का वैल्यू 1 होता। अल्फा का वैल्यू कितना होता 1 होता। आधा टूटा हो तो अल्फा का वैल्यू 0.5 होगा, या इसको हम लोग 80% भी लिख सकते हैं, 80% भी लिखता है। अल्फा इक्वल टू 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आधा टूटा है, 100 को लिए हैं तो 50 को टूटा है, तो इसको हम लोग चाहें तो 50% भी लिख सकते हैं। समझिएगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। अल्फा का वैल्यू कहीं पे लिखा हुआ है 0.3, इसका मतलब ये हुआ कि 100 गो में 30 गो टूटा है, या 1 गो में 0.3 गो टूटा है, तो इसको हम लोग कितना कह देंगे 30%। अल्फा को हम लोग कहते हैं बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को क्या कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? तो अल्फा दिया हुआ रहे तो अल्फा से आपको यह अंदाजा लगाना है कि कितना टूटा है। अगर अल्फा नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि जो दिए थे पूरा का पूरा टूट गया 100%। क्लियर? तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन था ए बी एस ढंग का दिया हुआ था और कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू 0. तो हम लोग मान के चलेंगे, देखो कैसे था, जब शुरू में ये ए गो था, यही था ना बाबू, ए बी जो है वो टूट के दे रहा होगा ए प्लस प्लस बी। शुरू में मान के चले कि ए गो था, तो शुरू में जब ये एगो था तो नहीं टूटा होगा, एकदम टाइम जब 0 था उस समय ये एगो लिए थे, तो ये दोनों कितना कितना होगा 0 0 होगा, क्योंकि अभी तो टूटना शुरू हुआ है। शुरू में कितना एगो था, एकदम शुरू किए उस समय ये पूरा का पूरा था, ये 0 था, और समय के साथ टूटना हुआ, ये कितना टूटा तो माइनस अल्फा। जितना टूटता है उतना कम हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। अब देखो ये अगर समझने में दिक्कत होगी थोड़ा और इस पर स्टेज दे। मान लेते हैं कि शुरू में 100 गो था, मान लेते हैं कि शुरू में कितना था 100 गो था, और 100 गो में आप कह रहे हो कि 20 गो टूट गया। 100 गो में क्या गो टूट गया 20 गो, तो 20 गो टूटा होगा तो सर 20 गो कम हो जाएगा ना, और ये वाला 20 गो बन जाएगा, और ये भी कितना बना 20 गो। 100 गो आदमी थे, 20 का सर कलम हो गया, अफगानिस्तान में देखो 20 लोगों का सर काट दिया गया, तो अब आदमी कितना बचे 80 गो ना बचे, और सर कितना मिला 20 गो, धड़ कितना मिला 20 गो। क्या तो
अब यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, ये 20 और ये भी कितना 20। बोलिए, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। हमारे पास कितना था शुरू में, एगो था, और एगो में कितना टूटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। तो क्या हो गया माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस अल्फा। तो अगर देखा जाए फाइनली तो ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये भी कितना अल्फा। फाइनली तो हमारे पास इतना ही है ना टोटल, और शुरू में कितना था एगो। तो अब अगर हम फाइनल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दिस 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 कट जाएगा ना बाबू ये, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। शुरू में कितना था एगो, आई इक्वल टू क्या निकालना चाहेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बटे 1। टूटने के बाद या जुटने के बाद कितना हुआ 1 प्लस अल्फा। शुरू में कितना था एगो, तो 1 प्लस अल्फा बटे 1। समझे कि नहीं, शुरू में आप एक ही को लिए थे ना, एक में कितना टूटा अल्फा, ये कितना बना प्लस अल्फा, ये भी कितना बना प्लस अल्फा। तो देखिए ये घटा 1 माइनस अल्फा, ये 0 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये भी 0 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। फाइनली देखा जाए तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, क्या बचा 1 प्लस अल्फा। तो फाइनल कितना हुआ 1 प्लस अल्फा, और शुरू में कितना था 1। आई इक्वल टू क्या होता है फाइनल बटे इनिशियल। अल्फा का वैल्यू अगर हमको पता होता आराम से आई निकल जाता है, इन सब जो है जहां पे जरूरत होता वहां पे पुट कर देते। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा दूसरे ढंग का। मान लेते हैं, इरेज करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग हमेशा अल्फा ही मान के चलते हैं। जैसे एक है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, नहीं ये टूटेगा कैसे, तो क्या देगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। देखना बाबू, शुरू में इसमें भी मान लिया कि शुरू में कितना है एगो, ये कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0। शुरू में तो जो है सो यही है ना, और एक में जितना टूटता है उसको क्या बोले थे अल्फा। तो ये क्या हो गया टूटा होगा कुछ ना कुछ माइनस अल्फा, ये क्या हो गया प्लस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 अल्फा। अरे प्लस 3 अल्फा क्यों भैया, ये देखो 3 ठो मिला है, जब ये एगो टूट रहा है ना, ये गो टूट रहा है तो ये वाला एगो और ये वाला कै गो मिल रहा है 3 गो, तो अल्फा और प्लस क्या हो गया 3 अल्फा। तो देखा जाए कितना होगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा। अगर फाइनली देखा जाए फाइनल नंबर ऑफ मोल तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। बोलिए ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, बराबर क्या हो गया 1 प्लस 3 अल्फा। आई निकाल ले तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा 1। अरे शुरू में एक ही था ना, देखो बाबू थोड़ा दिमाग लगाते, देखो कि टूटने के बाद ये 4 गो मिल रहा है, 3 गो ये और ये 4 गो मिल रहा है। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। अगर 5 को मिलता तो क्या लिख देते 1 प्लस 4 अल्फा, 2 ठो मिलता तो 1 प्लस अल्फा, 3 ठो मिलता टोटल तो 1 प्लस 2 अल्फा। जैसे कुछ एक दो और देखते हैं, आप डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला। जैसे ऐसा होता CaCl2 टूट रहा है, दे रहा है Ca2 प्लस 2Cl माइनस। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना भाग में टूट रहा है 2 और 1 3, तो 1 प्लस 2 अल्फा हो गया।
नहीं, NaCl था सर, इसमें कैसे होगा? टूट रहा है, क्या दे रहा है? Na प्लस प्लस Cl माइनस, कितना भाग में टूटा? 2 भाग में। I इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 प्लस अल्फा। हो गया वन टॉप फैक्टर। नहीं, कहीं ऐसा हो भाई देवे, मान लेते हैं ना IF, लेकिन ये सर कोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है? बस देखना कि 3 भागों में टूट रहा है तो 2 अल्फा, 2 भागों में टूट रहा है तो अल्फा, 4 भागों में टूट रहा है तो 3 अल्फा, 10 भागों में टूट रहा है तो 1 प्लस 9 अल्फा। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, इसी में आगे भी और कुछ क्लासेज। चलिए, थैंक यू। मीटिंग ऑल इन फॉर ऑल कर दीजिए।